वृद्धाश्रम के गेट पर कार रुकते ही बहू फूट फूट कर रोने लगी थी। माँ जी, प्लीज आप घर वापस चलो। उसकी सिसकियों की आवाज़ में आगे की बात गुम हो गई थी। मनोरमा ने अपनी बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, तुम उदास मत हो। मैं कोई तुमसे रूठ कर थोड़ी ना वृद्धाश्रम रहने आई हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। नहीं माँ जी, मैं आपके बगैर वहाँ कैसे रहूँगी। मनोरमा कुछ नहीं बोली, केवल अपनी बहू राधिका के सिर को सहलाती रही। कार का दरवाज़ा राजवीर ने खोला था। उसने सहारा देकर अपने पिताजी को कार से बाहर निकाला। फिर पीछे बैठी अपनी माँ की ओर देखा। माँ उसकी पत्नी के सिर पर हाथ फेर रही थी और राधिका बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। माँ, आप यहाँ कैसे रह पाएंगी? कुछ देर यहाँ घूम लो, फिर हम साथ में वापस लौट चलेंगे। राजवीर ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया था ताकि उसकी माँ उसके बहते आंसुओं को देख न सके। पर पिता की नज़रों से उसके आंसू कैसे छिप सकते थे। राजवीर, तुम रो रहे हो? अरे हम तो यहाँ रहने आए हैं और कोई दूर भी नहीं है। जब मन करे यहाँ आ जाया करो। हम साथ में मिलकर यहाँ रह रहे बुजुर्गों की सेवा करेंगे। पर पिताजी, आप लोगों के बगैर हमें अपना ही घर काटने को दौड़ेगा। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। राजवीर अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर शांति छाई रही। फिर मनोरमा ने अपने पति का हाथ पकड़ा और वृद्धाश्रम के गेट से अंदर हो गई। उनके पीछे पीछे राधिका और राजवीर उनका सामान हाथ में उठाए चल रहे थे। राधिका, माँ पिताजी का सारा सामान अच्छी तरह से रख दिया था ना? हाँ, मैंने माँ जी से पूछकर सामान बैग में जमा दिया था। और वो माँ जी की दवाई, हाँ वो भी कम से कम 2 महीने के हिसाब से रख दी है। फिर जब हम आएंगे तो और लेते आएंगे। माँ पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर लौटने से पहले राजवीर ने वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की थी और उन्हें पिताजी की देखभाल करते रहने का अनुरोध किया था। वो कुछ पैसे भी उसके पास छोड़कर आया था। कभी ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें दे देना, मेरा नाम बताए बगैर। मैनेजर राजवीर को श्रद्धा के भाव से देख रहा था। यहाँ जो भी बुजुर्ग आते हैं वे अपने बेटे और बहू द्वारा सताए हुए होते हैं। पर राजवीर, तुम तो बिल्कुल अलग ही हो। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि माँ और पिताजी यहाँ रहे। उनकी ही जिद के कारण उनको यहाँ लाना पड़ा मुझे। मालूम नहीं हमसे क्या अपराध हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैनेजर बोला, तुम लोग जाओ, मैं उनका ध्यान रखूंगा। राजवीर और राधिका भारी कदमों से वृद्धाश्रम से बाहर निकले। वे चाहते थे कि लौटते समय एक बार और माँ जी से मिल ले, पर राधिका ने रोक दिया था। मनोरमा और श्याम प्रसाद आश्रम की खिड़की के झरोके से राजवीर और राधिका को लौटते हुए देख रहे थे। बहुत उदास हैं दोनों। हाँ मनोरमा, तुम सही कह रही हो, मगर हमने उन्हें छोड़कर कोई गलती तो नहीं की। पहली बार श्याम प्रसाद के चेहरे पर सिकन दिखाई दी थी। मनोरमा ने पलटकर अपने पति की ओर देखा नहीं। हम कोई नाराज होकर थोड़ी ना आए हैं। जब हमें लगेगा कि यहाँ मन नहीं लग रहा है तब हम अपने घर लौट चलेंगे। मनोरमा ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा। श्याम प्रसाद जी कुछ नहीं बोले। वृद्धाश्रम आने का निर्णय उनका ही था। वे ही तो गाए बगाए इस आश्रम में आते जाते रहते थे। उनका मित्र किशन यहाँ रह रहा था। किशन को तो उनका बेटा ही आश्रम में छोड़ गया था। देखो पिताजी, आप हमारे साथ सूट नहीं होते, इसीलिए आप यहाँ रहें।
जितना खर्चा लगेगा मैं देता रहूँगा। किशन अवाक सा उसकी ओर देख रहे थे। बेटा, इसमें सूट नहीं होता का क्या मतलब है? माँ बाप तो अपने बेटों को पालते ही इसीलिए हैं कि वे उनके बुढ़ापे का सहारा बने। होता होगा, पर हम लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। किशन कुछ नहीं बोला और चुपचाप वृद्धाश्रम आने की तैयारी करने लगा। उन्होंने अपने मित्र किशन को जरूर बताया था, यार अब हम मिल नहीं पाएंगे। श्याम प्रसाद को आश्चर्य हुआ, क्यों? मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ रहा है। वृद्धाश्रम? पर क्यों? किशन कुछ नहीं बोला। श्याम प्रसाद ने भी उसे नहीं उकेरा। देखो किशन, हम तो मिलेंगे ही, यहाँ नहीं तो मैं वृद्धाश्रम आकर मिलूंगा। अरे नहीं श्याम प्रसाद, तुम्हारा बेटा तो हीरा है, तुम उसके साथ एंजॉय करो। किशन की आंखें बरस रही थी। बहुत छिपाने के बाद भी उनकी सिसकियां श्याम प्रसाद तक पहुंच चुकी थी। श्याम प्रसाद ने किशन से मिलने वृद्धाश्रम जाना शुरू कर दिया था। वे दिन भर वहां रहते और किशन के दुख को हल्का करते। वहां रह रहे और वृद्धजनों से भी मिलते। श्याम प्रसाद जी जब भी वृद्धाश्रम जाते, अपने साथ खाने पीने का कुछ न कुछ सामान लेकर जाते। सारे लोगों के साथ बैठकर खाते और मस्ती करते। श्याम प्रसाद को वृद्धाश्रम में अच्छा लगने लगा था। कई बार वे अपनी पत्नी मनोरमा को भी लेकर जाते। राजवीर, मुझे कुछ पैसे दोगे? जी पिताजी। कितने पैसे दे दूं? यही कोई 5 लाख रुपए। श्याम प्रसाद जी बोल पड़े। जी बाबूजी, मैं चेक दे दूं या नगद दूं? श्याम प्रसाद जी को इस बात पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ था कि राजवीर ने उनसे ये नहीं पूछा कि इतनी सारी रकम की उन्हें क्या ज़रूरत आ पड़ी है। राजवीर कभी भी अपने पिताजी से कोई सवाल नहीं करता था। वे जो कह देते उसे उनका आदेश मानकर तत्काल उसकी पूर्ति कर देता था। चेक दे दो। जी पिताजी। राजवीर ने तुरंत ही चेक काटकर उनके हाथों में थमा दिया। नालायक, ये तो पूछ लिया होता कि मुझे 5 लाख रुपए क्यों चाहिए। मैं आपसे भला कैसे पूछ सकता हूँ पिताजी? आपको पैसे चाहिए तो कोई अच्छे काम के लिए ही चाहिए होंगे। हाँ, वो तो ठीक है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। वहाँ एक वृद्धाश्रम है ना, मैं वहाँ एक कमरा बनवा रहा हूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, और पैसे चाहिए हो तो बता देना। राजवीर इससे अधिक कुछ और जानना भी नहीं चाहता था। राजवीर उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और उसे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी थी। वे सरकारी अधिकारी थे तो शहर शहर उनका ट्रांसफ़र होता रहता, पर जब वे रिटायर हुए तो अपनी जन्मभूमि में ही आकर रहने लगे। राजवीर को पढ़ाया तो बहुत अच्छी तरह से, उसे इंजीनियर भी बना दिया, पर उसे नौकरी पर नहीं जाने दिया। उन्होंने उसके लिए बड़ा सा व्यापार खुलवा दिया। व्यापार अच्छा चल रहा था। उसकी शादी राधिका से हुई। राधिका बेटी बनकर ही घर आई। वे और मनोरमा भी उसे बेटी की तरह ही प्यार करते और राधिका भी उन्हें सास ससुर ना मानकर माँ पिताजी ही मानती। राजवीर अपनी दुकान चला जाता और मनोरमा और राधिका अपने में ही उलझे रहते। तो श्याम प्रसाद जी अपने किशन के साथ अपना टाइम काटते थे। रात में सभी लोग एक साथ खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते और दिन भर की गतिविधियों की चर्चा करते। ऐसा कभी कभार ही होता था जब रात में खाने की टेबल पर सभी साथ ना हों। पिताजी और माँ आपके साथ बैठकर खाना ना खाओ तो पेट ही नहीं भरता। हाँ रे, बड़ा हो गया है पर हरकतें अभी भी छोटे बच्चे जैसी ही करता है। ले,
एक रोटी और ले ले। मनोरमा का लाड टपक पड़ता। नहीं माँ, अच्छा दे ही दो, नहीं तो आप नाराज हो जाओगी। मनोरमा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती तो वो उसके आंचल से चिपक जाता। श्याम प्रसाद इस मामले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता कि भले ही उनका एक ही बेटा है, पर वो बेटा श्रवण कुमार बनकर उनकी सेवा करता है। श्याम प्रसाद वृद्धाश्रम में किशन के साथ ही अपना ज़्यादातर समय काटते। कई बार मनोरमा भी उनके साथ वहाँ जाती। वृद्धाश्रम में उनका मन लगने लगा। श्याम प्रसाद ने राजवीर से पैसे लेकर 2 कमरे बनवा लिए। एक कमरा तो उसने किशन को रहने के लिए दे दिया, पर दूसरा कमरा खाली ही था। उन्होंने वहाँ रह रहे वृद्धजनों से भी आग्रह किया, पर वे अपने कमरों में खुश थे। वो कमरा बंद ही था। इस बंद कमरे को देखकर ही उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वे और अनुपमा यहाँ रहने लगे, और जैसे वे यहाँ किशन से मिलने आते हैं, वैसे ही वे वहाँ राजवीर से मिलने चले जाया करेंगे। उन्होंने अपने विचारों को मनोरमा के साथ भी साझा किया। हाँ, ये तो अच्छी बात है, पर राजवीर इसके लिए तैयार नहीं होगा। और वो मेरी बेटी राधिका, वो तो सारा घर अपने सिर पर उठा लेगी। मनोरमा जानती थी कि राधिका उनसे दूर नहीं रह सकती। वो आम बहुओं के जैसी थोड़ी ना है जिसके लिए सास सिर दर्द होती है। श्याम प्रसाद भी इस बात को जानते थे कि ऐसा संभव नहीं है, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। श्याम प्रसाद और मनोरमा ने धीरे धीरे वृद्धाश्रम में अपनी उपस्थिति बढ़ा ली थी। कई बार तो वे रात वहीं रह भी जाते थे। राजवीर और राधिका झुंझला जाते, पर वे कुछ बोल नहीं पाते थे। राजवीर और राधिका को अपने माता पिता का व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगा था। राधिका कोई बात तो नहीं हो गई है? माँ पिताजी आजकल वृद्धाश्रम में कुछ ज़्यादा ही समय दे रहे हैं। उसके स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। नहीं तो, पर ये तो सच है कि वे अब वहाँ कुछ ज़्यादा ही रुकने लगे हैं। राधिका का स्वर भी उदास था। वे अपने माता पिता से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन उनके पिता ने ही उनसे कह दिया था, राजवीर, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम रहने चले जाएं। राजवीर के साथ ही साथ राधिका भी चौंक गई थी। अरे पिताजी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? उसका चेहरा रुआसा हो गया था। नहीं, तू तो मेरा सबसे अच्छा बेटा है, तुझसे गलती हो ही नहीं सकती, और हो भी जाए तो उसके लिए मेरे हाथ में डंडा है ना। श्याम प्रसाद जी जानते थे कि वे जब भी इस बात को कहेंगे तभी राजवीर की प्रतिक्रिया ऐसी ही आएगी। फिर पिताजी, आप यहाँ क्यों जाना चाहते हैं? अपने बेटे को छोड़कर? अपने बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं? हम वहाँ केवल इसीलिए जा रहे हैं ताकि हम जैसे लोगों के साथ अपना समय काट सकें। हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है बेटा, इस कारण से भी। ये क्या बात हुई पिताजी? तुम नहीं समझोगे, इतना समझ लो कि हमने तय कर लिया है कि हम वहाँ जाएंगे। माँ को क्यों ले जा रहे हैं आप? इस उम्र में मैं अपनी पत्नी से कैसे दूर रह सकता हूँ? हम दोनों जाएंगे। अब इस पर और कोई बात नहीं होगी। जानबूझकर श्याम प्रसाद ने जोर से बोला था ताकि वे अपने बेटे के प्रश्नों से बच सकें। उनके पास उन प्रश्नों का कोई उत्तर भी नहीं था। राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले थे। राधिका तो भागकर अपने कमरे में जाकर सिसक रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। राजवीर और राधिका अपने माता पिता के निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया भी, पर वे नहीं माने। तो अंततः उन्हें कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं
की संभावनाओं के साथ वृद्धाश्रम छोड़ आए थे। श्याम प्रसाद और मनोरमा जानते थे कि राजवीर के लिए ऐसा करना कठिन होगा, पर उनके पास और कोई विकल्प था भी तो नहीं। वे अपने बेटे और बहू के साथ बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे थे। बेटा और बहू उनका बहुत ध्यान भी रखते थे, पर इसके बाद भी वे एकाकी बने हुए थे। राजवीर से वे सीमित ही बात कर पाते थे और राजवीर भी उनसे ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। अमूमन यही स्थिति मनोरमा की भी थी। वृद्धाश्रम में उनका एकाकीपन दूर हो जाता था। यहाँ वे बहस कर लेते, लड़ लेते और मस्ती भी कर लेते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन जिस शाही अंदाज में व्यतीत किया था, वैसे जीवन से वे निराश हो चुके थे। श्याम प्रसाद और मनोरमा को वृद्धाश्रम में रहते हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया था। राजवीर और राधिका नियमित उनसे मिलने आते थे और कई बार वे फेस्टिवल पर उन्हें अपने घर भी ले जाते थे। आपके बिना तीज त्योहार अच्छे नहीं लगते, आपको चलना ही पड़ेगा। राधिका की जिद के आगे मनोरमा समर्पण कर देती और वे 1-2 दिनों के लिए घर चले जाते, पर तुरंत ही लौटकर आश्रम आ जाते। उनका मन आश्रम में अच्छी तरह लग चुका था। वे यहाँ मुक्त भाव से रहते थे। राजवीर और राधिका ने भी धीरे धीरे अपने आप को ढाल लिया था। आज ही वृद्धाश्रम के मैनेजर ने बताया था कि राधिका बाथरूम में फिसल गई है और उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ा है। ये सुनते ही मनोरमा की आंखों से आंसू बह निकले। अरे, राजवीर ने बताया ही नहीं। उनकी नाराजगी अपने बेटे के प्रति बढ़ रही थी। ऑटो उनके मकान के सामने आकर रुक गया था। ऑटो से सबसे पहले श्याम प्रसाद उतरे, फिर मनोरमा। दोनों कुछ देर तक अपने मकान को यूं ही देखते रहे। बहुत दिनों के बाद वे अपने घर आए थे। उनके हाथ में केवल एक ही बैग था। गेट को पार कर जैसे ही वे अंदर के कमरे में पहुंचे, उन्हें राधिका बेड पर लेटी दिखाई दे गई। मनोरमा ने बहू को निहारा। राधिका कुछ दुबली सी लग रही थी। उसके पैर में बंधा प्लास्टर दिखाई दे रहा था। मनोरमा का वात्सल्य उमड़ आया। बहू, उसकी आवाज में अपनत्व भरी मिठास थी। राधिका को झपकी लग गई थी, पर उसने कदमों की आहट को सुन लिया। पर जैसे ही उसके कानों में बहू शब्द गूंजा, वो हड़बड़ा गई। ये तो माँ जी की आवाज़ है। उसने झट आंखें खोल दी। माँ जी को अपने सामने खड़े देखा तो उसकी आंखें बरस गई। उसने उठने की कोशिश की। रहने दो बहू, सोई रहो। मनोरमा उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। कैसी हो बिटिया? अब की बार श्याम प्रसाद जी ने उसे पुकारा था। पिताजी, राधिका की सिसकियों भरी आवाज कमरे में गूंज गई। राजवीर शायद अंदर ही था। वहीं उसने राधिका के सिसकने की आवाज़ सुनी थी। वो दौड़कर बाहर आया तो सामने अपने पिताजी और माँ को देखा। माँ, पिताजी, वो उनसे लिपट गया। श्याम प्रसाद जी उसे अपने सीने से लगाए, उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे और मनोरमा राधिका के सिर को सहला रही थी। अबे नालायक, जब बहू के पैर में फ्रैक्चर हो गया, इसकी सूचना भी तुमने मुझे देना जरूरी नहीं समझा। श्याम प्रसाद जी की आवाज में कठोरता थी। हाँ बेटा, तुझे हमें बताना चाहिए था। ये तो तेरी गलती है। मनोरमा का स्वर भी नाराजगी भरा था। क्या करूं पिताजी, अब मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। आपको दुख होता, ये सोचकर आपको नहीं बताया। ये तो गलत है बेटा। मैं घर से भले ही दूर चला गया हूँ, पर तुम तो अपने से ही हमें दूर करने में लगे हो। श्याम प्रसाद का स्वर भीग गया था। बहुत देर तक दोनों सुख दुख की बातें करते रहे। सुनो बेटा, अब मनोरमा जब तक बहू के पैर का प्लास्टर नहीं उतर जाता, तब तक यहीं रहेगी और मैं कल सुबह ही आश्रम चला जाऊंगा।
आप भी क्यों नहीं रुकते यहाँ? वैसे भी आपने बोला था कि आप कुछ दिनों के लिए ही आश्रम जा रहे हैं। अब तो बहुत दिन हो गए। नहीं पिताजी, अब हम आप लोगों को नहीं जाने देंगे। राजवीर ने जोर से श्याम प्रसाद जी को जकड़ लिया था। देखो बेटा, आश्रम तो हमको जाना ही होगा। हमने वहाँ का कमरा थोड़ी न छोड़ा है। वैसे भी वहाँ रह रहे सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पर मनोरमा अभी कुछ दिन यहीं रहेगी, राधिका के स्वस्थ होने तक। राजवीर कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि पिताजी उसकी बात नहीं मानेंगे। सुबह जल्दी ही श्याम प्रसाद अपना थैला उठाकर आश्रम की ओर चल दिए थे। जाते जाते मनोरमा को बोल गए थे, देखो, बहू के स्वस्थ होते ही तुम आ जाना। तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। मनोरमा के गालों में लालिमा दौड़ गई थी। राधिका और राजवीर माँ के यहाँ रुक जाने से दोनों खुश थे, लेकिन पिताजी के वापस चले जाने से उनकी खुशियाँ आधी हो गई थी। राधिका ने मनोरमा जी से कहा, माँ जी, प्लीज आप यहीं रह जाइए और पिताजी को भी वापस बुला लीजिए। आपके बिना घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज आप लोग वापस आ जाओ। राजवीर चुपचाप बैठा अपनी माँ को देख रहा था और आस लगाए हुए था, क्या पता माँ यहाँ रुक जाए और वापस वृद्धाश्रम में ना जाए। मनोरमा जी ने अपने बेटे और बहू को प्यार से समझाया, बेटा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वहाँ उन लोगों की सेवा करते हैं जिनके बच्चों ने उन्हें ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मैं और तुम्हारे पिताजी तो भगवान जी का हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें तुम्हारे जैसा बेटा और राधिका जैसी बहू दी। जो बहू नहीं, बेटी से बढ़कर है मेरे लिए। बहुत खुश नसीब होते हैं वो माता पिता जिन्हें तुम दोनों जैसे बच्चे मिले हों। वहाँ आश्रम के बुजुर्ग तुम दोनों की बहुत तारीफ करते हैं और तुम्हारे पिताजी से कहते हैं, आप लोग बहुत खुश नसीब हैं जो आपको इतने अच्छे बेटे और बहू मिले। वरना आजकल के बच्चों की शादी हुई नहीं, घर से अलग होने का विचार करने लगते हैं और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी में लग जाते हैं। जब हम दोनों उन लोगों के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनते हैं तो हमें अपने माता पिता होने पर गर्व होता है। नहीं माँ, मुझे अपनी तारीफ नहीं सुननी, मुझे आप लोग चाहिए। आपके बिना नहीं अच्छा लगता मुझे। आप लोग वापस क्यों नहीं आ जाते? अच्छा ठीक है बेटा, तुम ऐसे उदास मत हो। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ और 1 महीने तुम्हारे पास रहूँगी तो 1 महीने हम लोग वहाँ भी रह लेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों से भी हम लोगों को बहुत लगाव हो गया है और वो लोग भी हमें अपना मानने लगे हैं। ठीक है माँ, आप इतना ही कर लोगी, वही बहुत है। मनोरमा जी के मुंह से ये बातें सुनकर राजवीर और राधिका के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।